हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आज की हमारी साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि साइकोलॉजी मंडे से स्टार्ट करनी थी, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं कर पाए थे। इसलिए आज ये क्लास दो क्लासों को मिक्स करके एक साथ थोड़ी सी बड़ी क्लास बना रहे हैं। स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें साइकोलॉजी है क्या, उसका क्या सिलेबस है, कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होगी, कौन से के लिए क्या कुछ, कितना सिलेबस है, कितना पढ़ाओगे, कितना नहीं पढ़ना, कितना क्या कुछ करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे स्ट्रेटजी रहेगी, कि कौन से टॉपिक पढ़े जाएंगे, कैसे कैसे चलेगा सब कुछ, कितने टाइम में सिलेबस होगा, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है, हमारा रीट के लिए अभी रीट की वैकेंसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है, और उसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन बहुत सारे इस टाइम रीट के सिलेबस में ऐसे बताते हैं इंट्रोडक्शन नहीं है, इसलिए उस इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल साइकोलॉजी जीरो टू हीरो, साइकोलॉजी को बिल्कुल जीरो से लेकर के और पूरी 100% तक करेंगे। पूरी साइकोलॉजी आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी वास्तव तौर से है क्या। और एक बात बताऊं, मतलब हालांकि हमारे इस चैनल का मोटिव कभी भी ये नहीं रहेगा कि ऐसे जैसे कुछ चैनल ऐसे, हालांकि मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, बस एक फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग। जैसे कहीं पे लिखा होता है कि ये 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1500 पढ़ लीजिए, 1000 पढ़ लीजिए, 500 पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि 1500 क्वेश्चन पढ़ के यदि मतलब पूरी एग्ज़ाम फाइट हो जाती ना, तो लोगों के बुक पूरी किताब याद रहती है, बट उस मैटर को आप डिलीवर कैसे करते हो, उस जो भी मैटर होता है उसको आप कैसे बताते हो, वो मैटर करता है आपके लिए। वो जो भी मैटर होता है उस मैटर को आप कैसे डिलीवर करते हो वो आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए, अब चलते हैं हम साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल डिस्कशन करते हैं। पूरी साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी एक साथ। पूरी साइकोलॉजी धीरे धीरे पूरा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डेली लगभग 30-35 मिनट की क्लासेज होंगी डेली अपनी। आज ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें सिलेबस इंट्रोडक्शन करने के बाद उसके हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। यदि आज कुछ बच जाएगा तो इंट्रोडक्शन करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले बात करता हूँ मैं साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी का हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, साइकोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी। एक तो ये इंग्लिश का ये है कि इसमें साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है, ठीक है। पी क्या, पी बहुत सारे वर्ड होते हैं इसमें, साइकोलॉजी साइलेंट मतलब पी साइलेंट रहता है। जैसे न्यूमोनिया बोलते हैं तो उसमें पी साइलेंट रहता है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस में हमारे साइकोलॉजी की जो रीड का सिलेबस है उसमें 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट हैं, 5 यूनिट्स हैं हमारे रीड के सिलेबस में। और रीड के सिलेबस में 5 यूनिट्स, अभी मैं एक एक यूनिट के बारे में डिस्कशन करूँगा कि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है इस नाम से हमारे हैं। पेपर फर्स्ट जो मतलब आएगा उसमें मतलब 30 मार्क्स के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 30 नंबर का आएगा। 5 यूनिट से हैं, 5 यूनिट से अप्रोक्सीमेट लगभग 6 क्वेश्चन 6 नंबर के पर यूनिट रहेगी अपनी। ये अपना बेसिक पार्ट है कि सिलेबस कैसे रहेगा। अब चलते हैं यूनिट फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट क्या है हमारी, यूनिट फर्स्ट है बाल विकास। बाल विकास सिलेबस की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए आपको पहले बताया हुआ हमने कि आप अपना टेलीग्राम ग्रुप रीट विद धुरीना ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल इस पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी। अब चलते हैं बात करते हैं सिलेबस की कि फर्स्ट यूनिट है हमारी बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, सब कुछ आता है कि बाल विकास के अंतर्गत सब कुछ आता है। देखिए कैसे, वृद्धि और विकास, वृद्धि आएगी, इसके अलावा विकास आएगा। विकास कौन सा, अपने पड़ोस वाला विकास नहीं, वृद्धि और विकास। उसकी संकल्पना आएंगी, विकास के सिद्धांत आएंगे। इस विकास के सिद्धांत आएंगे कि विकास के सिद्धांत क्या है। अभिवृद्धि और वृद्धि एक ही बात है, ठीक है ना। इसके आयाम आएंगे, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, इसको मतलब इसको प्रभावित कौन कौन करेगा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो मतलब परिवार और विद्यालय के संदर्भ में जो भी होंगे। और अधिगम से उनका संबंध है, इस विकास का अधिगम से संबंध कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। विकास का अधिगम से संबंध कैसा होगा उसके बारे में। उसके अलावा वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका भी रहेगी हमारे। जो वंशानुक्रम है, जो वातावरण है हमारा, उसकी भूमिका रहेगी। जो भी हम वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट पड़ता है विकास पर, वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल सभी का इफेक्ट पड़ता है। इन सब के बारे में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन सी, फर्स्ट यूनिट का नाम है बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि और विकास पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके सिद्धांत आयाम पढ़ेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ेंगे, विशेष करके इसमें परिवार और विद्यालय के बारे में। और उसके साथ साथ हम अधिगम से उनका संबंध कैसा और वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका कैसी है उसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पूरा डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ गई, पहली यूनिट आपके समझ में आ गई आई थिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकंड है आपका अधिगम।
हालांकि यूनिट मतलब कुछ भी कैसे भी कर लो, हमें तो टॉपिक पढ़ने होते हैं। हम जैसे अब की कोई बुक होती है उसमें यूनिट सेकंड अधिगम को ना देखकर शिक्षण जो मैं अपने जो मतलब बुद्धि वाला व्यक्तित्व वाला उस पार्ट को दिया हुआ है। किसी को तो यूनिट हमें 5 यूनिट देखनी है, 5 यूनिट में कौन सा पढ़ सकते हैं। अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब इसका अधिगम होता क्या है वो, और उसकी जो संकल्पना होती है, प्रक्रिया होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व है कि अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उनके बारे में। अधिगम के सिद्धांत जो गुथरी का है, थॉर्नडॉय का है, उन सब का सिद्धांत पावलाव का है, उन सब के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। इसके अभिप्रेत और सिद्धांतों के साथ उसके मतलब जो अधिगम कैसे किससे क्या प्रभावित होता है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अधिगम में चिंतन कैसे होता है, मतलब बालक में चिंतन कैसे होता है, चिंतन कैसे होता है और उसमें बालक में अधिगम कैसे होता है उसके बारे में। अभिप्रेरणा के बारे में बात करेंगे, अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। इन सबको किसमें कौन से पढ़ेंगे अपन, सेकेंड यूनिट कौन सी अपनी अधिगम का उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसको प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत और इसके अभिप्रेत पढ़ेंगे, चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम डिस्कशन यूनिट सेकंड में करेंगे। बात समझ में आ गई। यूनिट फर्स्ट हो गई बाल विकास, यूनिट सेकंड हो गया अधिगम। यूनिट थर्ड पे चलते हैं। यूनिट थर्ड में क्या है हमारे, यूनिट थर्ड में है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, व्यक्तिगत पर्सन मतलब व्यक्तित्व की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी, पर्सनैलिटी की बात चलेगी, व्यक्तित्व। यूनिट थर्ड में चलेगा हमारे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व के साथ साथ एक टॉपिक आएगा बुद्धि, व्यक्तित्व के साथ। इसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, बुद्धि ही लेंगे। पहला टॉपिक हम बुद्धि ही लेंगे क्योंकि बुद्धि से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट अच्छा होता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी करेंगे। पहले यूनिट थर्ड उठाएंगे, पहले हम बुद्धि करेंगे, बुद्धि का हम पर्सनैलिटी करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट अधिगम वाली यूनिट पे चलेंगे, ठीक है। और बाल विकास बिल्कुल डिटेल से लेगा, तो बाल विकास हम पढ़ेंगे अधिगम और बुद्धि व्यक्तित्व करने के बाद हम चलेंगे बाल विकास पर, ठीक है। और बाकी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सी यूनिट पहले करवानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिए कि पहले कौन सी यूनिट करवानी है, ठीक है। तो व्यक्तित्व हो गया, व्यक्तित्व और बुद्धि के बारे में हो गया। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, मतलब जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है, एक होती है व्यक्तिक विभिन्नताएं, ये टॉपिक बहुत सारे छोड़ देते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता जो पर्सनैलिटी जो मतलब डिफरेंस है वो व्यक्तिक विभिन्नता, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर उसकी परिभाषा क्या होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता की, उसके बारे में बात करेंगे। व्यक्तित्व की संकल्पना पढ़ेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और व्यक्तित्व का मापन पढ़ेंगे। व्यक्तित्व मापन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। व्यक्तित्व अच्छा टॉपिक है, उसमें पूरा मतलब आप ये समझ पाओगे कि किस इंसान को कैसे रहना चाहिए, वो आपको होता है। पर्सनैलिटी इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। उसके बाद आता है बुद्धि सभी आपको पता है, बुद्धि संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के मापन, बुद्धि लब्धि, बहुआयामी सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत है, वो सब हम पढ़ेंगे बुद्धि में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम यूनिट फोर्थ पे। यूनिट फोर्थ हमारी क्या, यूनिट फोर्थ भी बहुत सारे मतलब बस ऐसे उसी में उन्हीं यूनिट में 3 में उनको मतलब साथ में करके कमांड और समझा देते हैं। यूनिट फोर्थ है विविध अधिगमकर्ता उनकी जो समझ होती है, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जो भी हमारे अधिगमकर्ता होते हैं उनकी समझ क्या होती है उसके बारे में। जो पिछड़े बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, अलाभान्वित बालक होते हैं, विशेष योग्य बालक होते हैं, स्पेशल एबल्ड जो बालक होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम अधिगम की कठिनाइयाँ या अधिगम के पठार पढ़ेंगे, जिनको अधिगम के पठार या अधिगम की कठिनाइयाँ बोलते हैं वो पढ़ेंगे। समायोजन क्या होता है हमारा, समायोजन कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। कौन सी यूनिट में, यूनिट फोर्थ में। और समायोजन के तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, कि एक टीचर बच्चे को कैसे समायोजन करवा सकता है, उसके बारे में यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे, इसको यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। यानी यूनिट फोर्थ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ पढ़ेंगे, पिछड़े बालक कौन कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम अधिगम जो उनका कैसा अधिगम से जो उनकी कठिनाई है, अधिगम के पठार है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और समायोजन की जो कल्पनाएं हैं, तरीके हैं, समायोजन के अध्यापक की भूमिकाएं हैं वो पढ़ेंगे। और अंतिम हमारी 5वीं यूनिट बचती है, 5वीं यूनिट में चलते हैं। 5वीं यूनिट क्या है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। इसमें हमारे क्या आएंगे, टीचिंग मेथड्स, जो हमारा टीचिंग मेथड के साथ साथ जो NCF है, RTE एक्ट है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी के अंतर्गत आएगा। ये भी, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा एक आधा, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपन ने एक वीडियो डाल दिया, एक वीडियो अभी बाद में बनाएंगे, और इसमें फिर इस यूनिट में भी साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, एक वीडियो भी थोड़े दिन बाद संडे तक एक वीडियो और डालेंगे उस पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल। और उसके बाद इस यूनिट को जब पढ़ाएंगे तो इसमें साथ में और बढ़ा देंगे।
RT एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आकलन, मापन, मूल्यांकन क्या, इवेल्युएशन क्या है जो आपका मतलब उसके बारे में बात करेंगे। जो समग्र और सतत मूल्यांकन है उसके बारे में, उपलब्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे। NCF 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसके बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होती है, सिलेबस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शिक्षण की जो अधिगम की प्रक्रियाएँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन सब के बारे में किस में बात करेंगे, यूनिट 5 में बात करेंगे। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये आपकी साइकोलॉजी का सिलेबस हो गया। कितनी यूनिट पढ़ेंगे हम, 5 यूनिट। पहली कौन सी, बाल विकास। दूसरी अधिगम। तीसरी व्यक्तित्व और बुद्धि। चौथी अधिगमकर्ताओं की समझ, समायोजन और अधिगम पठार। और 5वीं शिक्षण विधियाँ, NCF और RT और NEP। यहाँ तक ये आपकी और क्रियात्मक अनुसंधान, ये यूनिट 5 तक हो गई। ये हमारे साइकोलॉजी का रीट का सिलेबस रहेगा। ओके। और एक बात बताऊँ, सिलेबस हम बोलते हैं सिलेबस नहीं होता, सिलेबस होता है सिलेबस। ऐसे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, हम हर क्लास में प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। एक हम बोलते हैं मार्केट, कि मैं मार्केट जाके आता, मार्केट नहीं होता है, मार्केट होता है ऐसे। तो क्यों उसमें आर साइलेंट रहता है, मार्केट। अब देखो एक तो मार्केट बोल के देखो, एक मार्केट बोल के देखो, कितना अच्छा लग रहा है मार्केट। और आपको इससे अजीब सा लगेगा एक दो दिन बोलोगे तो, लेकिन बाद में जुबान पे जब चढ़ जाएगा ना वर्ड, तो उसके बाद अच्छे से आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारे रीड के सिलेबस में नहीं दे रखा, बट क्या है कि जो जब हम इस साइकोलॉजी का जब डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं, तो फिर साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़े ना, बिल्कुल। कि हमें क्या टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 0 से लेकर के पूरी साइकोलॉजी को ऐसे बिल्कुल 100 तक चलना है। 0 से लेकर के पूरा 100 तक चलना है। पूरी साइकोलॉजी कैसे छानबीन करके रख दें कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी आई कहाँ से, साइकोलॉजी जाएगी कहाँ, क्या चल रहा है, क्या शुरू हुआ था, यानी मतलब क्या से क्या हो गए देखते देखते, ठीक है। वाई दिस कोलावेरी डील। चलते हैं आगे। अब देखिएगा, बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी है क्या, आपने नाम सुना होगा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं PDF को थोड़ा जूम करता हूँ, अब आपको शायद विजिबल हो जाएगा आराम से। हाँ जी, अब बिल्कुल आराम से सही दिखेगा आपको। देखो साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान होता है ना, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, जो आपके व्यवहार होता है और आपकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है ना, उनका वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है उनका आपका वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी मनोवैज्ञानिक भी एक तरीके के वैज्ञानिक होते हैं। मैं इनको थोड़ा सा मैं कम ब्राइट कर लेता हूँ और आगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। येलो कलर से ऐसे दिखेगा इसमें, बिल्कुल। हाँ, तो साइकोलॉजी है क्या, हाँ बिल्कुल येलो से दिख रहा है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में किसका है, वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। पूरी डिटेल बताऊंगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ तक अब पहुँच चुका है साइकोलॉजी। वर्तमान में किसका स्वरूप है साइकोलॉजी, व्यवहार का स्वरूप है। किसका, व्यवहार का। आपका बिहेवियर कैसा है उसके आधार पर आपका स्वरूप है साइकोलॉजी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी वर्ड की। साइकोलॉजी PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी जो वर्ड है ना, एक मिनट एक ब्लैक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, इस पे चलते हैं। जो आपका साइकोलॉजी वर्ड है, साइकोलॉजी, ये जो आपका वर्ड है ये किस से बना हुआ है, इसमें देखिए साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस से, यानी साइकोलॉजी वर्ड साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है, ठीक है। साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है। अब देखिए, इस साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा या सोल, आत्मा या सोल। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी। साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा। और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन या फिर स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। बात समझ में आई। साइकोलॉजी 2 शब्द से बना है। किन किन शब्दों से, साइकी प्लस लोगस से। साइकी का मतलब आत्मा, लोगस का मतलब अध्ययन। यानी आत्मा का अध्ययन ही क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। आत्मा का अध्ययन ही क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी होती है। बात समझ में आ गई। पीछे चलते हैं, एक बार देखिए इसे कि कौन से शब्द के, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है, और साइकोलॉजी कौन से बना है, लेटिन भाषा के शब्द से बना है। लेटिन भाषा के 2 शब्द हैं। ये जो साइकोलॉजी है ना, ये तो कौन सी भाषा का है, इंग्लिश भाषा का है साइकोलॉजी। लेकिन जो साइकी प्लस लोगोस जो शब्द हैं, साइकी प्लस लोगोस जो शब्द हैं, वो किससे बने हुए आपके,
लेटिन भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ। बात समझ में आ गई साइकोलॉजी के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यानी साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब निकलता है कि आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का मतलब क्या निकल गया? कि आत्मा का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपको थोड़ी सी इसकी मतलब हिस्ट्री बताता हूँ कि कैसे क्या साइकोलॉजी थी, क्या से क्या हुई साइकोलॉजी, क्या बनी, क्या चली थी, क्या आ गई आगे। इसके बारे में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ साइकोलॉजी की। चलिए डिस्कशन करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी है क्या? मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय से हुआ था। किसके समय से? अरस्तु के समय से हुआ। एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं, अरस्तु के समय से हुआ था मनोविज्ञान का प्रारंभ। ठीक है। और इसको दर्शन शास्त्र की, साइकोलॉजी शुरुआत में कौन सी शाखा की थी? दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। किसकी एक शाखा थी? दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। ठीक है। यानी बहुत सालों पहले ये बात है, उस समय की जब इंसान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ऐसे कहानियों में कभी सुनते हैं ना, लेकिन इस टाइम उत्पत्ति वगैरह सब कुछ होती। तो साइकोलॉजी पहले किसका भाग थी? साइकोलॉजी पहले थी दर्शन शास्त्र का भाग। ठीक है। लेकिन बाद में इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया, अलग करके और इसको धीरे धीरे दर्शन शास्त्र और इसको स्वतंत्र विषय बना दिया गया। और स्वतंत्र विषय कौन सा आया? साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान, जिसको हम साइको बोलते हैं, है ना। सुना होगा आया होना सही है साइको। हाँ जी, बट यहाँ साइको दूसरा है। ओके। दर्शन शास्त्र के अलग होने के प्रयास में देखो अनेक बार साइकोलॉजी में कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं। साइकोलॉजी कभी गिरी, कभी किसी के रूप में कभी आई, कभी किसी के रूप में आई, और अंततः उसने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया। सबसे पहले साइकोलॉजी आई आत्मा के विज्ञान के रूप में। कुछ मनोवैज्ञानिक ने माना कि साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का मनोविज्ञान। एक परिभाषा आपने सुनी होगी कि साइकोल पहले इसने आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान व्यवहार के स्वरूप में विद्यमान है। बिल्कुल आपको पूरी बताएंगे डेफिनेशन। चलते हैं। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल, सोल मतलब आत्मा। हाँ, वो रात वाली भूत वाली आत्मा। कौन सी वाली? भूत वाली। बिल्कुल। किसके समर्थक कौन कौन? प्लेटो, अरस्तु, ये सब क्या है इसके समर्थक। आत्मा के मनोविज्ञान के समर्थक कौन कौन है? प्लेटो है, अरस्तु है। ये सब किसके बारे में बात करते हैं? आत्मा। यानी साइकोलॉजी का आत्मा का स्वरूप किसने किसने स्वीकार किया है? साइकोलॉजी पहले दर्शन शास्त्र का भाग थी। दर्शन शास्त्र के बाद साइकोलॉजी क्या हुई? दर्शन शास्त्र से अलग हुई, और अलग होने के बाद साइकोलॉजी अपना एक स्वतंत्र विषय बन गई। और इसके बाद कौन करता है? आत्मा का विज्ञान। इसको गोएकल, जो रुडोल्फ गोएकल है, उसने साइकोलॉजी के बारे में उसने बताया था। तो रुडोल्फ गोएकल ने बताया था, और इसका समर्थन किस किसने किया था? प्लेटो है, अरस्तु है और डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने इसका क्या किया? समर्थन कर दिया कि हाँ भाई साहब, गोएकल तुम चलो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, कि गोएकल तुम संघर्ष करो। यानी प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, किसकी बात? गोएकल का उन्होंने साथ दिया। यानी सबसे पहले साइकोलॉजी किसका स्वरूप थी? साइकोलॉजी सबसे पहले स्वरूप थी आत्मा का। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी, यानी 16वीं शताब्दी में क्या माना जा रहा? 16वीं शताब्दी क्या माना जाता? आत्मा को माना जा रहा था। आत्मा कुछ होती है ऐसे, लेकिन वास्तविक रूप से पता चला कि आत्मा कुछ नहीं होती है, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। परंतु बाद में आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में शंकाएं उत्पन्न हो गई कि मतलब आत्मा वास्तविक रूप से कुछ होती नहीं है। ये थ्योरी सिर्फ आपको इसलिए लेके आते हैं ताकि आपके ये रहे कि मतलब हाँ भाई कहीं से ऐसे मतलब थ्योरी, एक तो मैं खुद लिखूँगा सोचोगे कि मतलब क्या पढ़ा रहा है, कुछ नहीं ऐसे चल रहा है, तो वो हो जाएगा। तो प्रकृति के संदर्भ में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। तत्कालिक मनोविज्ञानी ने आत्मा की स्पष्ट परिभाषा, उसके स्वरूप, रंग रूप, आकार, उसकी स्थिति और आत्मा के अध्ययन करने वाले विधियों को स्पष्ट करने में असफल रही। यानी वो ये नहीं बता पाए कि व्हाट इज दिस आत्मा। बात समझ में आ गई? यानी आत्मा के बारे में ये सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। जब आत्मा का ही अस्तित्व नहीं तो आप किस बेस पे आत्मा का इसको मनोविज्ञान मान रहे हो? नहीं मान सकते। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक, कौन शताब्दी के अंत तक? 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको अस्वीकार कर दिया गया। किसको? साइकोलॉजी को आत्मा के विज्ञान के रूप में क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे चलते हैं। अब आत्मा की बात होगी, आत्मा के बाद अब किस में आएगी? अब सबसे पहले आत्मा के बारे में बात आई। आत्मा के बाद अब चलेगी मन और मस्तिष्क पे। किस पे? एक मिनट। मन और मस्तिष्क,
मन और मस्तिष्क के बारे में बात चलेगी। चलिए देखते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान क्या हुआ कि मनोविज्ञान का जो साइकोलॉजी इज द माइंड। साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड है। क्या है? साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड है, यानी दिमाग, मन और मस्तिष्क का। तो उसके बाद दूसरा आया कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया साइकोलॉजी। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में माना गया आत्मा का, 17वीं शताब्दी में माना गया मन और मस्तिष्क का। इसको मानने वाले कौन कौन थे? इसको मानने वाले थे पोम्पोनोजी। कौन थे? पोम्पोनोजी। कहाँ से थे? इटली से थे। पोम्पोनोजी कहाँ से थे? इटली। बिल्कुल हाँ, अपने सोनिया गांधी जी गांव से थे। हाँ, इटली से थे। ठीक है, पोम्पोनोजी ने इसका मतलब इसको मन और मस्तिष्क के रूप में दिया। और इसका समर्थन किसने किया? पोम्पोनोजी का समर्थन किया जॉन लोक। किसने किया? जॉन लोक और थॉमस रीड ने। किसने किया? जॉन लोक और थॉमस रीड ने। सॉरी, आगे चलते हैं। मस्तिष्क के अर्थ के संबंध में वही कठिनाई होती है। वही बात आ गई कि मस्तिष्क क्या है। फिर जब आप मन उसके बारे में बात नहीं कर पाए तो मस्तिष्क क्या है, फिर उसके बारे में आप क्या डिस्कशन कर पाओगे? तो कुछ नहीं कर पाए, तो उसको निर्धारित नहीं कर सके। इसलिए ये परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य सिद्ध हो गई। क्या हो गई? अमान्य हो गई परिभाषा, ये भी नहीं चली। बात समझ में आ गई? यानी आत्मा का मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में आया, फेल हो गया। 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान आया, वो भी फेल हो गया। अब किसका आएगा? आत्मा का त्याग कर दिया, मन मस्तिष्क का त्याग कर दिया। अब किसका आएगा? अब आएगा चेतना का। किसका आएगा? चेतना का। चेतना के मनोविज्ञान की बात करते हैं। अब नेक्स्ट किसका आएगा? मनोविज्ञान चेतना का स्वरूप देगा। तो तीसरा आएगा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका? चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका? चेतना का। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस, यानी चेतना का विज्ञान है साइकोलॉजी। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। इसको मानने वाले कौन थे? विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट थे। और चेतना का मनोविज्ञान है ना, जो साइकोलॉजी चेतना का मनोविज्ञान माना। और ये कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में माना गया। कौन सी शताब्दी में माना गया? 19वीं शताब्दी में। तो आप पूछोगे 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी के अंत से और 18वीं शताब्दी के वही चला था। कौन सा? आपका चेतना है, सॉरी मन और मस्तिष्क। तो 16वीं शताब्दी आत्मा, 17वीं शताब्दी मन मस्तिष्क और 19वीं शताब्दी चेतना का। ये 3 शताब्दियाँ हो गई। लेकिन वही बात कि शताब्दी विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या माना? कि चेतना के विज्ञान के रूप में माना। कौन से विज्ञान के रूप में? चेतना के विज्ञान के रूप में। इसमें देखो, इसमें कौन कौन से थे? विलियम वुंट है, और जो टिचनर है, जेम्स सली है, ये सब। कि विलियम, देखो वाइस, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली, इनके नाम प्रमुख थे। इन मनोवैज्ञानिकों को बात होगी चेतन मन की जो होता है, अचेतन मन होता है, उनके बारे में। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन 3 मन किसने बनाए थे? सिगमंड फ्राइड ने। बाबा सिगमंड फ्राइड, वो इंसान जिसने आज से कितने साल पहले लोगों की वो सोच डेवलप करने की कोशिश की जो इंसान आज भी नहीं कर पाता। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में अपन बात करेंगे। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में। ये जब हम मन मस्तिष्क वाला पढ़ेंगे ना, उस टाइम जो आएगा ना आगे व्यक्तित्व वाला, उसमें आ जाएगा। व्यक्तित्व में उसका मतलब ये बहुत सारे, बाल विकास में भी आ जाएगा, व्यक्तित्व में आ जाएगा। ये दोनों जगह आएगा मन मस्तिष्क का। जो उसका चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, बर्फ़ के जो हिमशिला खंड से इसकी तुलना की है सिगमंड फ्राइड ने। ये बात छोड़िए, बात बाद में करेंगे अपन, अभी हमारे टॉपिक में। तो वही बात की चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, इन तीनों में क्या हुआ? आपस में मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद। अब जब मतभेद हो गया तो उसमें क्या हुआ? इसमें सीमित अधिकार चेतना का विज्ञान भी क्या रहा? असफल हो गया। मतभेद होते ही वहाँ पे हर चीज़ असफल हो जाएगी, कि जहाँ भी मतभेद होगा वहाँ पे चीज़ सफलता पे कभी भी नहीं आ पाएगी। तो अब बचा क्या? कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले 16वीं शताब्दी आत्मा को परमात्मा के पास भेज दिया। 17वीं शताब्दी मन मस्तिष्क का भी त्याग कर दिया। 19वीं शताब्दी अब चेतना के बारे में भी कुछ बात नहीं कर पाए, चेतना के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हो पाया। अब जब इतना कुछ नहीं हुआ तो एक बात देखिए, 16वीं शताब्दी में चेतना को विलियम मैकडूगल ने विलियम मैकडूगल की बुक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें कहा है कि विलियम मैकडूगल ने चेतना को एक बुरा शब्द कहा है।
एक बुरा शब्द, एक गंदा शब्द का, उसकी आलोचना की है चेतना की, कि चेतना वास्तव में कैसे ऐसे ऐसे शब्द है, गंदा शब्द बताया उसको, चेतना को बुरा शब्द बताया। क्यों बताया? क्योंकि चेतना इंसान को, देखो वही बात कि सिगमंड फ्राइड जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगी, मतलब चेतन, अचेतन, अचेतन मन के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमारी कौन सी संक्रियाएं रहती हैं। तो मैकडूगल ने क्या बताया इसको अपनी पुस्तक, पहली पुस्तक कौन सी है? मैकडूगल की पहली बुक आ गई अपनी, देखो पहली बुक आ गई, आउटलाइन साइकोलॉजी। मैकडूगल की आउटलाइन साइकोलॉजी में जो पृष्ठ संख्या 16 है उसमें चेतना को एक बुरा शब्द कहा है और इसकी निंदा की है। मैकडूगल ने कहा है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। कैसा शब्द है? एक बहुत बुरा शब्द है। यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। कि मतलब मनोविज्ञान के दुर्भाग्य की बात है कि जो चेतना शब्द है ना, चेतना शब्द है, ये मनोविज्ञान में आ गया है। अब भाई साहब इतना बुरा शब्द है तो फिर कैसे आएगा ये? तो ये सिद्धांत क्या होगा आपका? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। यानी मन मस्तिष्क, आत्मा का त्याग कर दिया, मन मस्तिष्क का त्याग कर दिया, चेतना का त्याग कर दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर आया चौथा और अंतिम सिद्धांत कि मनोविज्ञान क्या माना? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। किसका? व्यवहार और अनुभूति का मनोविज्ञान है। किस किस का? व्यवहार और अनुभूति का मनोविज्ञान इसको माना गया। यानी साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी आपका बिहेवियर कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके आधार पे इसको मनोविज्ञान को प्रेजेंट टाइम में मान्यता मिली है। ये कौन सी शताब्दी में आया? 20वीं शताब्दी में आया। कौन सी शताब्दी में आया? 20वीं शताब्दी में आया। जो वर्तमान में कौन चल रही है? वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से थे? वॉटसन। जहाँ पर भी व्यवहार का नाम आ जाए वॉटसन आएगा। इसके साथ साथ विलियम मैकडूगल है, जो इजी थॉरिंग है, वुडवर्थ है, चार्ल्स है, स्कीनर है, जो पिल्सबरी है, वो सभी इसका कौन कौन? वॉटसन तो थे ही थे। वॉटसन के साथ साथ विलियम मैकडूगल, इजी थॉरिंग, वुडवर्थ, चार्ल्स, स्कीनर, पिल्सबरी, ये सब किसका समर्थन करते हैं? इसी व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार का समर्थन करते हैं सारे के सारे मनोवैज्ञानिक। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब इसको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया और आज मनोविज्ञान केवल बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है, वरन मतलब केवल बाहर का उसका अध्ययन नहीं करता, बल्कि उसके साथ आंतरिक जो हमारी अनुभूतियाँ होती ना, कि मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में अध्ययन करता है। और व्यवहार की व्याख्या जब तक अनुभूति द्वारा नहीं की जाती तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव के आधार पर सही अध्ययन के लिए अनुभूति और व्यवहार दोनों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान न होकर व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। ये बात आपकी मनोविज्ञान का पूरा इतिहास शुरू हो गया था कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक। देखिए कैसे क्या था इतिहास, मैं बताता हूँ आपको, फटाफट समराइज करवाता हूँ एक बार। सबसे पहले बात आई 16वीं शताब्दी की, हाँ जी, सबसे पहले बात आई, अब देखिए बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात आई 16वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की। एक मिनट है, हाँ जी, सबसे पहले बात आई 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में क्या माना गया? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान माना किसने? रुडोल्फ गोयकल ने माना। प्लेटो और अरस्तु और डेकार्ट ने इसका क्या किया? सहयोग किया। रुडोल्फ गोयकल ने माना, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने इसका क्या किया? इसका समर्थन किया। बात समझ में आ गई? उसके बाद 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। किसका? मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। समर्थन किस किसने किया? पोम्पोनोजी ने इसको दिया और जॉन लॉक और थॉमस रीड ने इसका समर्थन किया। 18वीं शताब्दी खाली, 19वीं शताब्दी में इसको माना गया चेतना का। किसका? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किसने? विलियम वुंट ने माना, टिचनर और जेम्स रॉय ने इसका सहयोग किया। लेकिन मैकडूगल ने इसकी क्या कर दी? निंदा कर दी, आलोचना कर दी कि चेतना वाकई बहुत बुरा शब्द है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम चेतना को मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। फिर बचा क्या? वो कहते हैं ना कि नॉक नॉक तेरा, हाँ जी, 20वीं शताब्दी, और इसको किसका माना? व्यवहार व अनुभूति का, व्यवहार और अनुभूति का मनोविज्ञान, और ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। किसने दिया? वॉटसन ने दिया। समर्थक कौन कौन थे? विलियम मैकडूगल, इजी थॉरिंग, वुडवर्थ, चार्ल्स स्कीनर और पिल्सबरी।
ये सब इसके समर्थक थे। ये पूरी की पूरी मनोविज्ञान कहाँ से चली और कहाँ पहुँच गई कि क्या थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बिल्कुल यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। पहले हमने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद हमने देखा मनोविज्ञान का इतिहास क्या था। ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, ये एक क्लास स्टार्टिंग वाली है, आपका इंट्रोडक्शन पूरा एक साथ हो जाए ना। अब इसको टुकड़ों में करेंगे तो ऐसे इंट्रोडक्शन पूरा समझ में नहीं आएगा। अभी चल रहा है फ्लो में, बिल्कुल फ्लो बना हुआ है, अब चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। कि नर हो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आगे अब बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में कुछ परिभाषाएं। मनोविज्ञान के बारे में जो पीछे वाली परिभाषाएं, इसके बारे में परिभाषा दी थी वॉरेन ने परिभाषा दी थी। इतने को याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है हमें, सिर्फ परिभाषाएं हमें याद ऐसे मतलब सामने पढ़नी होती है कि जो परिभाषा इंपॉर्टेंट होगी उन पे हम ये लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पंचतारा। क्या लगा देंगे? पंचतारा, मतलब 5 स्टार लगा देंगे। 5 स्टार चॉकलेट ही, 5 स्टार चॉकलेट लेंगे, 5 स्टार लगा देंगे। वारेन क्या बोलते हैं? वारेन हेस्टिंग एक अलग थे, वो पॉलिटिकल में आएंगे। वारेन क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारी व वातावरण की, जीवधारी और वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का से संबंधित एक विज्ञान है। कि मतलब जो हमारा जो मनुष्य जीवधारी होता है उसकी और वातावरण की जो आपस में जो क्रियाएं अंतःक्रियाएं होती है ना, अंतःक्रिया मतलब आपस में क्रिया होती है उनकी, उनके संबंधित विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। वॉरेन की परिभाषा हो गई, याद रखने की जरूरत नहीं है। मन क्या बोलते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यानी व्यवहार की वैज्ञानिक खोज के बारे में किसने बात की? मन ने। याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। वॉटसन, बिल्कुल ये परिभाषा याद करनी है आपको, ये परिभाषा याद होनी चाहिए। क्या बोलते हैं वॉटसन कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। स्टार अब लगाएंगे, कितने स्टार लगाएंगे अपन? 5 स्टार चॉकलेट लगाएंगे इसके ऊपर। कौन सी चॉकलेट लगाएंगे? 5 स्टार। ठीक है, आजकल तो वैसे किटकैट डेयरी मिल्क का ज़माना भी चल रहा है, बट हम कौन से लगाएंगे? हम तो 5 स्टार लगाएंगे। 5 स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल। ये लो, वॉटसन क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले कौन हैं? श्री 2056 वॉटसन महोदय। क्रो एंड क्रो, ये भी याद करने, ये क्रो एंड क्रो 2 थे, एक क्रो मेल एक क्रो फीमेल, हस्बैंड वाइफ थे। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। कि वॉटसन ने तो केवल व्यवहार के बारे में बात की, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान। लेकिन क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के साथ साथ मानव संबंधों का भी अध्ययन है। ये बात किसने कही थी? क्रो एंड क्रो ने। दोनों डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। कौन सी? मनोविज्ञान के व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने माना है? वॉटसन ने। और मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपन चलते हैं वुडवर्थ। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। कि वातावरण के संपर्क में आकर करके जो भी मानव जो व्यवहार करता है वही क्या है? मनोविज्ञान है। यानी सबसे पहले वॉटसन ने क्या बोला कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, उसके बाद क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि व्यवहार के साथ साथ संबंधों का भी, और उसके बाद वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के साथ संपर्क जो मानव का व्यवहार होता है वो क्या होता है? मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, गैरिसन क्या बोलते हैं और अदर क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। मैकडूगल क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये भी याद रखनी है। 4 परिभाषाएं याद रखनी है। कौन कौन सी? एक कौन सी? वॉटसन ने किसका माना है? व्यवहार का धनात्मक मनोविज्ञान। किसको? वॉटसन ने किसको माना है? याद करते हैं, चलिए। वॉटसन ने क्या माना है? वॉटसन ने माना है व्यवहार का धनात्मक मतलब पॉजिटिव विज्ञान किसने माना है? वॉटसन ने। वॉटसन के बाद आता है क्रो एंड क्रो। कौन आता है? क्रो एंड क्रो ने क्या माना है कि व्यवहार के साथ साथ जो संबंध होते हैं उन संबंधों के बारे में वॉटसन ने बात की, इसने क्रो एंड क्रो ने बात की है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर मैकडूगल ने क्या माना है इसको? मनोविज्ञान को आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान माना है। वुडवर्थ ने क्या माना है? वातावरण के साथ एक संपर्क हुई क्या है तो मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। बात समझ में आ गई? ये आपकी डेफिनेशन इतनी हो गई। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल आपका सेशन कंप्लीट हो गया। 4 परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाएं हमने पढ़ी? वॉटसन ने क्या माना? मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान माना। किसने एक परिभाषा रखनी है? वॉटसन की याद। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है।
उसके बाद क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि व्यवहार के साथ साथ इसमें संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? देख लीजिए, आपके सामने लिखा हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कि मानव व्यवहार का और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मनोविज्ञान में। तो व्यवहार और संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्रो एंड क्रो बोलते हैं। वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि वातावरण, वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि वातावरण का व्यवहार का विज्ञान है, वातावरण के साथ उसका अध्ययन करते हैं। और चौथे कौन से? मैकडूगल ने किसकी बात की है? आचरण और व्यवहार का विज्ञान। मैकडूगल ने किसके बारे में बात की है? आचरण के बारे में। किसने बात की है? आचरण के बारे में। बात समझ में आ गई? वॉटसन व्यवहार का धनात्मक। क्रो एंड क्रो दो हैं, तो दो हैं तो मतलब व्यवहार के साथ साथ संबंधों की बात करेंगे। तो देखो हस्बैंड वाइफ में संबंध होते हैं, संबंधों की बात करेंगे। वुडवर्थ आपके संबंधों जो वुडवर्थ, देखो वुडवर्थ वातावरण और व्यवहार। वुड कहाँ मिलती है? वातावरण मिलती है। वुड या लकड़ी, लकड़ी कहाँ मिलती है? वातावरण। या फिर दो वे आ रहे हैं तो व्यवहार और वातावरण। और मैकडूगल आचरण। मैकडूगल ने किसके बारे में? आचरण और व्यवहार के बारे में बात की है। ये आपकी चारों परिभाषाएं याद होगी। जल्दी से पहले हमने देखो सिलेबस देखा, फटाफट देख लीजिए। पहले हमने साइकोलॉजी का सिलेबस देखा, सिलेबस यूनिट फर्स्ट देखी, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट देखी। उसके बाद हमने मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पेज ही बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपको। और पीडीएफ वैसे आपको हमारे ग्रुप पे जो है ना, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगों से बना होता है, बात हमने की। उसके बाद साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र चालू हुआ। पहले आत्मा का हुआ, फिर आत्मा के बाद किसका हुआ? 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का, 19वीं शताब्दी में चेतना का, और 20वीं शताब्दी में किसका हो गया? व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान हो गया। उसके बाद मैंने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, परिभाषाओं के बारे में बात पढ़ी। तो किसके सिर्फ एक अपने वॉटसन याद रखनी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो की मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद नेक्स्ट वॉटसन एंड क्रो के बाद वुडवर्थ ने क्या बोला कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाली मानव व्यवहार का विज्ञान है। और मैकडूगल क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का समर्थन करता है। ये बात आपकी आ गई। ये हमारा आज का पूरा साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। साइकोलॉजी बिल्कुल शुरुआत से हमने ली है, बिल्कुल जीरो से। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि आप चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको हमारी जो जितनी भी क्लासेस होती हैं, जीके की होती है, हिंदी की होती है, और साइकोलॉजी की होती है, और आपकी सैटरडे संडे को स्पेशल पॉलिटी की क्लासेस लगा दी जाएंगी, इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस लगा दी जाएंगी। सारी क्लासेस आपकी चलेंगी यहाँ पे। धीरे धीरे टाइम कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। और आप स्टडी को एंजॉय कीजिए हमारे अपने इस परिवार के साथ, एजुकेशन आपके साथ। आपको वीडियो आपको अपने हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है रेट विद दुरीना, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रेट विद दुरीना, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह जो भी फाइल हैं, और इसमें साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्विजेज़ भी होती हैं, क्विज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब देखिए एक बात, साइकोलॉजी में हम कल ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। कल से हम साइकोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में, ये साइकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट है। और इसके अलावा हमने राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो कुछ अपलोड किए हैं, 2 या 3, और राजस्थान ज्योग्राफी पूरी करवाएंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू किए। राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियो आप प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे देख सकते हो आप। उसके अलावा हिंदी शुरू किए, हिंदी की वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक वीडियो आपका अपलोड कर दिया है, दूसरा वीडियो थोड़े दिनों बाद दोबारा डालेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस बताएंगे कि वास्तव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, रीट से संबंधित एक नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात की है, और ये वीडियोज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को खूब से खूब जोड़ना है, ताकि पूरी साइकोलॉजी, पूरी हिंदी, पूरी हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऑन द डिमांड ऑफ यू, एवरी सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो लाइक शेयर कमेंट, वो आप और कमेंट करके बताओगे कि वीडियो में क्या शुरू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा कल बुद्धि, अपना नेक्स्ट साइकोलॉजी में टॉपिक चलेगा बुद्धि के बाद हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, फिर हम अधिगम पे जाएंगे, फिर हम बाल विकास लेंगे। ठीक है ना, बात समझ आ गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना पैंडेमिक में हमारी सरकार की मदद कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।